एकजुटता का परिचय देते हुए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। सभी सहयोगी दलों ने आपसी सहमति से सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और इस फैसले के तहत एनडीए के विभिन्न दलों को जो सीटें आवंटित की गई हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें दी गई हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को भी 101 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। राष्ट्र लोक मोर्चा को 6 सीटें यहां पर दी गई हैं और आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम को भी 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही प्रमुख दल समान रूप से यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एलजेपी को 29 सीटें मिलने से चिराग पासवान की पार्टी का प्रभाव और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हम दोनों को ही 6 सीटें दी गई हैं, जो कि छोटे दलों के लिए भी सम्मानजनक भागीदारी को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग की जानकारी दी और उन्होंने लिखा है कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण कर लिया है, जिसमें बीजेपी को 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर को 29 सीटें, आरएलएम को 6 सीटें और हम को भी 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। वहीं जीतन राम मांझी ने भी समझौते का स्वागत किया है। सुनवाते हैं आपको। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली था, हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये पहली बार है जब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में आंतरिक बदलाव भी शुरू हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल शाम 4 बजे पटना में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। कल शाम 4 बजे पटना में एनडीए की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी तमाम सहयोगियों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जाएगी और इसमें जो तमाम उम्मीदवार होंगे सीटों के बंटवारे के बाद उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो एक तरफ सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया, उसकी घोषणा कर दी गई और अब जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें यह माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए की ओर से अपनी तैयारी लगातार हम देख रहे हैं कि एक कदम आगे करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। महागठबंधन काफी पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है अगर तैयारियों के मोर्चे पर देखा जाए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन पहले सीट बंटवारे को तय कर लेगा, लेकिन यह तस्वीर बदल गई है और अब एनडीए की ओर से पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा सकती है। तो बात कर लेते हैं महागठबंधन की, जहां यहां भी खींचतान कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और वीआईपी जैसी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम भी दे दिया है। सीट बंटवारे पर सहमति के लिए दिल्ली में तेजस्वी और राहुल की मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। वहीं मुकेश सहनी को सीट देने के मुद्दे पर भी गठबंधन के सहयोगी दलों में नाराजगी की खबरें हैं। इसे लेकर मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं और पटना से रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। तो बात आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही नहीं रुकी, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने भी अल्टीमेटम दे दिया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर दावा कर रही है और पार्टी का तर्क है कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने आरजेडी को 7 सीटें दी थी और इसलिए बिहार में भी वो सम्मानजनक हिस्सा चाहते हैं। तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और ये कहा जा रहा है कि ये काफी रार यहां पर देखी जा रही है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी डिमांड है और उधर मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। मुकेश सहनी तो यहां तक कह चुके हैं कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में डॉक्टर्स हैं तो जो उनका स्वास्थ्य एनडीए का माफ कीजिएगा इंडिया ब्लॉक का खराब हुआ है वो वहां पर ठीक होगा। और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। नवीन जी, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ये जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ है, क्योंकि ये पहली बार देखा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए जो तमाम हलचल चल रही थी, पटना में एक बैठक के बाद दिलीप जायसवाल की ओर से संकेत दिए गए थे कि छोटा भाई बड़ा भाई इस बार नहीं होगा और कुछ वैसी तस्वीर यानी पहले से प्लानिंग थी बीजेपी की। डेफिनेटली आई थिंक ये ओवरनाइट ये सब चीजें नहीं होती है और इस सच्चाई ये बिहार की राजनीति में जो बदलाव आए हैं पिछले 5 सालों में उसको दर्शाती है, क्योंकि जेडीयू डेफिनेटली वीक हुआ है। नीतीश कुमार का जिस तरीके से स्वास्थ्य कमजोर हुआ उसी तरह उनकी पार्टी कमजोर हुई। पार्टी कई धड़ों में है आजकल, भले लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबको इस बात की चिंता है कि आफ्टर नीतीश कुमार क्या होगा। तो मेरा मानना है कि ये लोग पार्टी के विभिन्न घड़े तो उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी में क्लोज हो गए हैं, कुछ लोग अपना अस्तित्व बचाना चाह रहे हैं। स्थिति जो पार्टी कमजोर हुई है और जब पार्टी कमजोर हुई है और नीतीश कुमार अप फ्रंट होकर इस नेगोशिएशन को लीड नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये छोड़ दिया था काम अपने जो सहयोगी है उन लोगों पर। आपने देखा होगा नीतीश कुमार एक बार भी दिल्ली नहीं गए हैं और बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में उनकी कोई बात नहीं हुई इसको लेकर। भले जेपी नड्डा यहाँ आए हो या जो कुछ भी हो, लेकिन जो बिहार में जेडीयू कमजोर हुआ है तो उसको ये जिस तरीके से 101 सीट दोनों ने शेयर किया है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और देखिए इसका इम्पैक्ट केवल सीट शेयरिंग पर नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट जो है कैंपेनिंग पर पड़ेगा। जेडीयू के जो सपोर्ट बेस है, जेडीयू का ईबीसी का जो सपोर्ट बेस है उसके अंदर भी देखिए लास्ट इलेक्शन के बाद ये गुस्सा था और डिसअपॉइंटमेंट था। लोगों का मानना यह था कि बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने साथ मिलाकर नीतीश कुमार को सेट किया और नीतीश कुमार की सीट को घटाया गया। उसके बाद जो है ईबीसी के तबके में एक नाराजगी थी और मेरा मानना है कि इसको ईबीसी का एक तबका किस तरीके से देखता है कि 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार इज नॉट ए बिग ब्रदर। तो इसका एक इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से राजनीति में पड़ता है। ये सब न्यूआंस चीजें होती हैं लेकिन इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो लेट अस सी कि वो किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है कैंपेनिंग पर और ओवरऑल जेडीयू और बीजेपी के परफॉर्मेंस पर। हालांकि राहुल लाल जी, जेडीयू की ओर से तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार रहते हैं और इस बार भी वही उनकी भूमिका है। जो जुड़वा भाई की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि देखिए बराबरी पर आ गए हैं बीजेपी और जेडीयू, तो उसको लेकर उनका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जो सीट बंटवारा हुआ है पूरा फॉर्मूला? नहीं वंदना जी, देखिए बिहार के लिए एक ये बड़ी खबर है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों बराबर नंबर्स पे हैं। क्योंकि इसके पहले तमाम जो चुनाव हुए हैं वहां पे एनडीए काफी जो है कि पुराने रूप में हम लोग देखें तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी के युग से जो है कि वो एनडीए में शामिल रहे हैं उस समय से। और उस समय से जो है कि जनता दल यूनाइटेड जो है कि वो बड़ी पार्टी के रूप में होती थी, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी के रूप में होती थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के घटक दल में शामिल नहीं होते हैं। जहां पे बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे खड़े थे वहां पे उनके पार्टी ने जो है कि अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, लेकिन जदयू जहां जहां पे भी खड़ी थी वहां पे उनके उम्मीदवार खड़े हुए। उस कारण से जदयू की सीटों की संख्या 40 वाले लाइन पे आके खड़ी हो गई और जदयू ने जो बड़े भाई का दर्जा था वो खो दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में फिर से जदयू ने बेहतर प्रदर्शन दिया था। मुझे अभी भी याद है 28 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से मुझे सूचना दी गई थी कि नहीं, हम लोग अभी भी बड़े भाई के रूप में सांकेतिक तौर पे उन्हें रखेंगे और 102 सीटों पर जदयू को लड़ाएंगे और 101 सीटों पर खुद लड़ेंगे। ये 28 अगस्त की बात कर रहा हूँ वंदना जी में। जी। लेकिन आज जो है होते होते वो 1 सीटों का अंतर जो था
वो बराबर में आ चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है कि जदयू और हम दोनों बिल्कुल एक बराबरी के दर्जे पे खड़े हैं। राहुल, आज क्योंकि आपने 2020 का जिक्र किया, तो जो स्ट्राइक रेट था क्या उसी का इफेक्ट है? क्योंकि 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी और आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने काफी नुकसान पहुंचाया था उस दौरान, और यह बात हकीकत है क्या? इसी वजह से आज बराबरी पर दिखाई देते हैं? बिल्कुल, देखिए उसकी नींव उसी में रख ली गई थी, क्योंकि देखिए बिहार में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है तो उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन कहीं कहीं जो बिहार का पूरा रास्ता आप देखें, अगर हम लोग आज के चुनाव को, आज जो सीटों का वितरण हुआ है, सीटों के वितरण में हम लोग देख रहे हैं कि 101 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 29 सीटों पे जो है वो चिराग पासवान है। तो 130 सीटों पे अगर आप देख लीजिए कि ये चिराग पासवान अपने आप को सदैव जो है कि प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहते हुए रहे, मैं उनका भक्त हनुमान हूं मैं। तो उनके साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है वंदना जी। आप उन्हें तो सोच के देखिए, जीतन राम मांझी 6 सीटों पे हैं, वो उनको 10 सीट दिए जाने की पहले बातें हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीटें देने की बातें चल रही थी, लेकिन इन सबों के 4-4 सीटों की कटौती हुई और वो 8 सीट और प्लस जनता दल यूनाइटेड के भी 1 सीट की कटौती हुई और वो 9 सीटों का लाभ जो है वो सीधे सीधे चिराग पासवान को मिला है। तो बिहार के राजनीति में और एनडीए के राजनीति में मैं इसे एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखता हूं, और ये परिवर्तन केवल आज नहीं दिखेगा, ये परिवर्तन हम लोगों को आगे आने वाले समय में पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के कैंपेन में दिखेगा। क्या अब सबसे बड़ा यक्ष सवाल तो यह उठ रहा है कि वास्तव में अगर एनडीए की सरकार आती भी है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री वास्तव में बनाएगी? ये चुनाव कहीं कहीं महाराष्ट्र के मॉडल पे जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद अगर थोड़ा देर के लिए कल्पना करें कि एनडीए की सत्ता आ गई है, तो उस समय मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिलना काफी कठिन सा दिख रहा है वंदना जी। अच्छा, ठीक है। नवीन जी, तस्वीर ये कह रही थी अभी तक जो हालात बने हुए थे कि महागठबंधन शायद पहले अनाउंस कर देगा कि सीट बंटवारा हो गया है, फॉर्मूला सेट हो गया है। यहाँ एनडीए की ओर से तैयारी हो गई है कि उम्मीदवारों की घोषणा कल शायद कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन महागठबंधन में तो अभी बहुत खींचतान जारी है। सही बात है, आपका आकलन और उसका देखिए कुछ चीजें जो है जो महागठबंधन को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ऐसे क्रूशियल समय में, जबकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतनी ताने चल रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं जिनका इंटरवेंशन से ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, राहुल गांधी 15 दिनों से साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं और कोलंबिया में पता नहीं बिहार के इलेक्शन से क्या उसका रिलेशन है और भारतीय राजनीति से किस पहलू से उसका रिलेशन है कि वो 15 दिनों से साउथ अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। हमको इस बात की याद आ रही है कि जब हरियाणा का इलेक्शन था तो 6 या 7 सितंबर को या 8 सितंबर को राहुल गांधी चले गए थे पीक ऑफ इलेक्शनरिंग में आपको यूएसए, और उसके बाद वो 26 सितंबर को पहला उन्होंने रैली किया था हरियाणा में 3 सप्ताह के बाद, और तब तक जो हानि होना था शैलजा और हुडा के बीच में जो लड़ाई थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो होना था हो गया था और पार्टी हार गई थी। वो कुछ इस तरह का हमको परिदृश्य इस बार भी दिखाई दे रहा है कि पीक ऑफ इलेक्शन के समय जबकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतनी तानातानी चल रही है, और इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट बना है उसको लेकर काफी उसमें एनामोलीज अभी भी हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का रिपोर्ट आया था कि करीब 1.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वो सही है गलत है, और राहुल गांधी ने पिछले 15 दिनों में एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया है ऐसे मुद्दे को जिसको उन्होंने खुद ही उठाया था, और जो बिहार की राजनीति बिहार के इलेक्शन से इतना जुड़ा हुआ है। तो अच्छा, एक कंफ्यूजन और है नवीन जी, चर्चा ये चल रही थी कि लालू यादव और तेजस्वी जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर बैठक भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम तो अदालत ने बुलाया इसलिए आए हैं, कोई बैठक नहीं होने वाली है। ये क्या संकेत दे रहा है? एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। नहीं, कल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज रात या कल सुबह में लौट के आएंगे और तेजस्वी से उनको मुलाकात होगी। नेचुरली तेजस्वी इस बात के लिए आए हैं कि कल वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होने वाला है आईआरसीटीसी स्कैम में, तो उसके लिए पूरे परिवार का उसमें लोग अभियुक्त थे, तो उसके लिए उनका आना लाजमी था। लेकिन इस दौरान डेफिनेटली उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी और इसमें ये गिव एंड टेक का कुछ फॉर्मूला निकाला जाएगा। बिहार में जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का ये है उसमें काफी तनाव है। देखिए उसमें काफी कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। राहुल लाल जी,
मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ है, डॉक्टर दिल्ली में है इसलिए हम इलाज के लिए जा रहे हैं, पटना वापस लौटेंगे तो स्वस्थ होकर लौटेंगे। क्या कहना चाह रहे हो? वंदना जी देखिए, जो महागठबंधन में जो सबसे ज्यादा जो कठिनाइयां फैली हुई है वो मुकेश सहनी की सीटों को लेकर फैली हुई है। मुझे अभी भी याद है कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी 11 सीटों पर लड़े थे, 4 सीटों पे वो जीते थे और वो चारों के चारों पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वो 20 सीटों से नीचे में वंदना जी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब देखिए, अगर बिहार में अगर सहयोगी दलों में, आरजेडी के सहयोगी दलों में सबसे तगड़ा अगर स्ट्राइक रेट किसी का था तो सीपीआई एमएल का था। उन्हें 19 सीटें मिली थी और वो 12 सीटें वो जीती थी। तो इस बार उन्हें जो है कि सीपीआई एमएल को 22 के आसपास सीटें मिल रही हैं। पूरे कम्युनिस्ट वाले धड़े सीपीआई सीपीआईएम सबों को जोड़ दिए, 30 के आसपास सीटें सबों को मिल रही हैं। और चूंकि इसमें 18-20 सीटें जो है कि वो मुकेश सहनी को मिलने वाली जो कहानी चल रही है उसको लेके एक असंतोष की स्थिति है। तो उनको वो सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हमें लग रहा है कि थोड़ा उनके सीटों में कुछ कटौती होने की स्थिति दिख रही है। सीटें ज्यादा मांग रहे तभी तो डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं। वंदना जी देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग मामला यही है कि उन्होंने आप देखेंगे वो बहुत लंबे समय से उन्होंने डिप्टी सीएम का पद तो उन्होंने मान ही लिया है और वो 20 सीटों से नीचे में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर उनको डिप्टी सीएम को आश्वासन देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 20 सीटें दी जाती हैं तो फिर किनके सीटों को घटाया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के लोगों से बातचीत हो रही है तो कांग्रेस के लोग 55 से 60 सीटों के बीच में समझौते के लिए तैयार हैं। वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कम्युनिस्ट भी नाराज हो जाए, जेएमएम भी नाराज हो जाए, तो फिर उन सब चीजों के बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा? तो मुकेश सहनी जी को यह डर लग रहा है वंदना जी कि कहीं उनकी सीटों में कटौती न कर दी जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि अस्वस्थ थोड़ा महागठबंधन डॉक्टर दिल्ली में इलाज करेंगे। तो मुख्य रूप से इलाज जो है उन्हीं के पार्टी की संख्या को लेकर होना है, क्योंकि उनके पार्टी की संख्या, एक उचित संख्या उन्हें भी प्राप्त हो जाए और महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ भी जो है कि न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाए, एक संतुलन की स्थिति बन जाए। महागठबंधन की स्थिति यह, हालांकि मोटे तौर पर अनऑफिशियली सीटों के ऊपर तमाम लोग मानते हैं कि एक सहमति मोटी तौर पे बनी हुई है, लेकिन चूंकि वो अगर 20 सीट 18 सीट अगर 18 से 20 सीटें अगर मुकेश सहनी को दी जाती हैं तो फिर वो कैंची कहां पे चलेगी, यह महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि देखिए 134-35 सीटों से नीचे में आरजेडी नहीं लड़ेगी। आरजेडी का स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार रहा था, हम लोगों ने 2020 में देखा है। और ये भी चीज देखा है वंदना जी कि उसमें लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव ने अपने बल पे जो है कि उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनी थी। तो ऐसे स्थिति में मुकेश सहनी की सीटें अगर ज्यादा दी जाती तो कटेंगी किसकी? अच्छा नवीन जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे एनडीए पहले ऐलान कर दे उसके बाद हम भी बता देंगे। देखिए, नेताजी जो रहते हैं उनके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता है और किसी भी डेवलपमेंट को अपने अनुसार वो ढाल लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि महागठबंधन में काफी तनाव की स्थिति है और मुकेश सहनी हार्ड बार्गेन, डेफिनेटली मुकेश सहनी के कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस अल्टीमेटली 55-66 के सीट्स के अंदर मान जाएगी कांग्रेस, जो आरजेडी को भी कुछ सीटें घटानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 या 2 सीट देकर, 2 सीट मैक्सिमम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं। कुछ सीटें हैं जिस पर 2-4 सीटें जिन पर उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो इशू है ये मुकेश सहनी का, वो मुकेश सहनी हमेशा ये बात क्लेम करते हैं कि 12% 13% जो मतलब ये वोट है उस पर उनका इन्फ्लुएंस है। ऐसी बात है नहीं। एक्चुअली जो गंगा किनारे जो ये सब नाव और मछुआरे हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी में बटे हुए हैं। कोई जो कुछ लोग हैं जो अब मल्लाह है, कुछ केवट हैं। आप चले जाइएगा भागलपुर की तरफ तो गंगोटा है। तो ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी के कहने से सारे लोग वोट दे देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं। और समस्या उठता है कि लेफ्ट पार्टी जो है का स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस से अच्छा था, तो इनको दरकिनार करके इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना, इनको अधिक सीट दे देना, इसको लेकर ये सामंजस्य एस्टैब्लिश करना बहुत आसान नहीं है। हमको लगता है कि फाइनली तो हो ही जाता है, क्योंकि अब मुकेश सहनी के पास कोई ऑप्शन है नहीं। एनडीए ने सीट अपना अनाउंस कर दिया है, इंडिपेंडेंट वो लड़ेंगे तो 1-2 सीट भी नहीं आएगी उनको। तो फाइनली ही विल फॉल इन लाइन। लेकिन देखिए, बिल्कुल राहुल लाल, जब तो वक्त भी नहीं बचा है, कब तक अनाउंसमेंट हो सकता है? कहाँ पेच फंसा है महागठबंधन में? आपको क्या लग रहा है, इतना आसान हो पाएगा? ये 17 अक्टूबर को अंतिम तारीख है नामांकन की। हमें लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल या परसों तक में महागठबंधन की सीटों का ऐलान वंदना जी अवश्य हो जाएगा।
क्योंकि जैसा हम लोगों ने अभी नवीन जी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि महागठबंधन में अगर कोई इशू है, वो इशू है मुकेश सहनी का मामला। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 11 सीटों पर लड़े और केवल 4 जीत पाए। तो वो अगर 12% वोट शेयर का दावा कर रहे थे तो वो पिछले चुनाव में उनका क्यों नहीं दिखा? तो उनके दावे जो है वो यथार्थ वास्तविकताओं से बड़े हैं। हमें लग रहा है कि संभवतः महागठबंधन के नेताओं का यह भी प्रयास रहा होगा कि पहले एनडीए अपनी सीटों की पूरी घोषणा कर दे, जिससे कि इधर के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प ना। कांग्रेस को मुझे लगता है राहुल जी आप हल्के में ले रहे हैं, कांग्रेस भी तो पूरा प्रेशर बना रही है सीटों को लेकर। नहीं वंदना जी, देखिए कांग्रेस को मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि देखिए पिछले बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जरूर वंदना जी कमजोर रहा था, 70 में से लड़ी थी और वो केवल 19 सीटें जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद से देश की परिस्थितियां, चाहे वो हम लोगों ने देखा है या अभी भी, वो परिस्थितियां काफी बदली हैं। तो कांग्रेस थोड़ा समझौता करने के लिए भी तैयार है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के कई लोगों से बातचीत हुई है, तो कांग्रेस 55 से 60 सीटों के बीच में कांग्रेस आराम से तैयार होगी और वो आरजेडी उतना देने के लिए भी तैयार है। इसलिए कांग्रेस के साथ समस्या नहीं है। समस्या का जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है मुकेश सहनी के ऊपर। लेकिन क्या अब मुकेश सहनी के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे? क्योंकि देखिए अगर बहुत ज्यादा सीटें लेफ्ट के कम कर दिए जाए, कांग्रेस के कम कर दिए जाए, तो क्या ये महागठबंधन के सेहत के लिए सही होगा? तो ऐसे कुछ स्थितियां नहीं होने जा रही। हमें लग रहा है कि बहुत आसानी से कल या परसों तक में महागठबंधन के भी सीटों जो है कि वो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर फर्स्ट पेज के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आखिरी समय है। सीपीएम ने तो कुछ अपने उम्मीदवारों को कह भी दिया है कि आप लोग नामांकन पत्र दाखिल करना प्रारंभ कर दीजिए, जो उनके सिटिंग जो है एमएलए है। तो ये तमाम तरह की घटनाएं बिहार में चल रही हैं। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि प्रथम चरण पर हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि एनडीए ने बढ़त जरूर ले लिया सीटों की घोषणा करके। लेकिन महागठबंधन में हमें लग रहा है बहुत ज्यादा पीछे तो चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहेगा सीटों की घोषणा और बंटवारे में भी। ठीक है, अब देखना होगा कि कब तक जो है मैनेज किया जाता है इन सीटों के फॉर्मूले को लेकर और किस तरह से ये पूरी सेटिंग होती है, नजर रखेंगे उस पर। फिलहाल शुक्रिया आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के। नवीन जी आपका भी शुक्रिया।